ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्केयर वेल पोटेंशियल, तो स्केयर वेल पोटेंशियल यहाँ पे ऑन द स्क्रीन बेटा दे रखा है। उसमें आप नोट कर सकते हैं कि आपके पास एक स्केयर वेल रहेगा जहाँ पे विद इन दी बाउंड्री आपके पास पोटेंशियल होगा वी नॉट के रिगार्डिंग, अदरवाइज इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल बाहर नहीं आ सकता। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एक से पैराबोलिक होगा। ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग। एंड जो जो वुड सेक्शन पोटेंशियल है वो आपका ऐसा दिखेगा, जिसकी बाउंड्री हल्की सी डिफ्यूज रहेगी। जो आपका न्यूक्लियस है वो शार्प बाउंड्री वाला नहीं रहेगा, आपकी बाउंड्री हमेशा डिफ्यूज रहेगी। तो ये वाला आपके पास पोटेंशियल जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आजकल जो यूज करते हैं थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में वो वुड सेक्शन यूज करते हैं। एंड उसके साथ जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है अच्छे वेरीफाई हो जाते हैं। दीज आर गुड एग्रीमेंट्स, तो रिजल्ट गुड एग्रीमेंट में आते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं बेटा, आर थीटा फाइव वाला। सो जो आपके सरफेस पैरामीटराइजेशन वाला जो आर्टिकल है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो दिखाना था ये वाला सिमेट्रिक इलस्ट्रेशन ऑफ वेरियस न्यूक्लियर शेप्स। जो आपके पास न्यूक्लियर शेप्स होती हैं वेरियस टाइप्स की, लुट्ज कन्वेंशन बोलते हैं बेटा इसको। सो इसमें आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 0, आपके पास ब्रीदिंग मोड होगा, या तो ये न्यूक्लियस क्या है एक्सपैंड करेगा या कोलैप्स करेगा हल्का सा। सो ब्रीदिंग मोड बल्जिंग हो जाएगा टोटल, जस्ट लाइक सिमेट्रिक बल्जिंग होगी इसमें। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 स्फीयर केस होगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1 आपके पास नहीं है, इसमें दे रखा डाइपोल मोड होगा। उसमें लैम्डा इज इक्वल टू क्वाड्रुपोल मोड हो जाएगा, जिसमें आपके पास ये डॉटेड वाला जो है बेटा वो स्फेरिकल सरफेस दिखा रहा है। एंड उसके बाद जो है बल्जिंग आउट हो रही है फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, उस केस में आपके पास क्वाड्रुपल मोड हो जाएगा। ये ऑक्टुपोल मोड में आपके पास रादर देन कपल्ड बल्जिंग, मतलब सारे के सारे न्यूक्लियन एक साइड में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे लोकलाइज्ड बल्जिंग होगी, आपके पास 3 लोब्स बाहर आएंगे। उसमें हेक्साडेकुपोल हो गया, तो आपके पास दो तरह के अरेंजमेंट हो जाएंगे, आपके पास 2 तरह की ज्योमेट्रीज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो ये बुक में नहीं था, इसको मैंने आपको दिखाया बेटा। तो एक चीज ये वाली दिखाने वाली थी आपके लिए, बिकॉज बुक में कलर डायग्राम नहीं है ना ही ऐसा कुछ दे रखा है ढंग से, तो उसमें चेक करना पड़ेगा हमें। सो आपके पास बीटा गामा जो प्लेन थी, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो आपके पास ऐसी आएगी बेटा। जो बीटा प्लेन है, अगर गामा इज इक्वल टू 0 है तो प्रोलेट शेप आएगा। अगर आपके पास 60 डिग्री हो गया गामा तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे ब्लेड शेप आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं बेटा। इसकी जो सिमेट्री एक्सिस है वो कैसी है, इसकी सिमेट्री एक्सिस अलग रहेगी। ठीक है जी। सो आपके पास क्या है, उसके बाद अगर आप 120 डिग्री हो गया बेटा, वो आपके पास स्फेरिकल सरफेस दे देगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉरी 180 डिग्री है तो वो आपके पास स्फेरिकल सरफेस आ जाएगी। तो ये वाला पार्ट भी सिमिलर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर -120 डिग्री हो गया जस्ट लाइक 240 डिग्री, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी प्रोलेट शेप आएगी। जो रोटेशन है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन फंडा सेम ही रहेगा, शेप प्रोलेट आई है, प्रोलेट ही आएगी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो गामा है वो -60 डिग्री आ जाएगा और आपके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ ब्लेड शेप दिखेगी। ठीक है, तो ये फंडे ऐसे आएंगे। रादर देन सिंपल पिक्चर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बीटा गामा प्लेन भी बोलते हैं बेटा। ये निल्सन मॉडल का पार्ट था। हाँ जी। सो इस यहाँ पे हमारे पास काफी सारे पैरामीटर दे रखे हैं, जो आज का आर्टिकल करने से पहले हम थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे। कि आपके पास अगर कोई भी डिफॉर्म्ड बॉडी है, जस्ट लाइक हमने देखा हुआ है कि आपके पास कोई भी न्यूक्लियस होता है अदर देन द इवन न्यूक्लियस जो स्फेरिकल नहीं है, उसमें क्या होगा कि आपके पास एक कोर एग्जिस्ट करेगी, उसके बाद कुछ वैलेंस न्यूक्लियन एग्जिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो शेप है वो रादर देन स्फेरिकल आपके पास डिफॉर्म्ड शेप आएगी। तो अगर आपके पास डिफॉर्म्ड शेप आ जाती है तो उसमें आप रोटेशनल एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं, जहां से आपके पास क्या आएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर सकते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग और एसिम्प्टोटिक नेल्सन क्वांटम नंबर्स, दीस आर द नेल्सन क्वांटम नंबर्स मोस्टली हम जो यूज करते हैं, लेकिन ये हर जगह यूज होंगे, इसलिए अब मैंने आपको पहले बता देता हूँ। So valence nucleon is moving in the single particle orbit at an inclination theta to the prolate deformed core of the nucleus. जो पार्टिकल है आपका वो आपके पास थीटा के विद रिस्पेक्ट टू, जो ये वाला पार्टिकल है हल्का सा लाइन बना हुआ बेटा, जो पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है। सो इट इज लाइक मूविंग लाइक कर्सर, जो जैसे जैसे हमारा कर्सर मूव कर रहा है ऐसे ही मूव कर रहा है। हो सकता है लाइट जो लाइन है वो डिम बना रखी है मैंने।
ठीक है, एरो मार्क कर रखा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम कैसा आएगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका अगर जो वैलेंस न्यूक्लियन है, अगर अभी तो मैंने सिंगल मान के चला वो, ये आपके पास जो कोर है उसके बाहर ये मेरे पास एक ही न्यूक्लियन है, तो इस न्यूक्लियन का एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा बेटा, टोटल एंगुलर मोमेंटम इट विल बी कैपिटल जे। इस पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल दे रखा है, उसके साथ मैंने कपल किया उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दोनों को कपल करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो दोनों एंगुलर मोमेंटम कपल करके टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे फॉर द केस ऑफ बैलेंस न्यूक्लियन। उसके साथ क्या कपल होगा, तो आपके पास कोर का एंगुलर मोमेंटम, दैट इज योर रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कोर। तो आपके पास बैलेंस न्यूक्लियन हो गया, एक आपके पास कोर हो गई, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, इट विल बी आर प्लस जे के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, सो आर प्लस जे इट विल गिव राइज टू टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास प्रोजेक्शंस भी एग्जिस्ट करेंगी। अगर आपके पास ये वाला क्या है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अब एल जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल लैम्डा, एंड जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे, सिग्मा। इन दोनों को अब ऐड अप कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस सिग्मा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, so nucleon has an orbital angular momentum L and spin angular momentum S, so that total angular momentum for the nucleon will be equal to J. The projection of these quantities on the symmetric axis define the Nelson quantum numbers omega. इसको ओमेगा को हम कैपिटल के भी बोलते हैं बेटा, कैपिटल के का यहाँ पे फंडा भी आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन टू दी सिमेट्री एक्सिस। जैसे ये वाला टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम सिमेट्री एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम की प्रोजेक्शन ऑन द सिमेट्री एक्सिस। इसको हम या तो ओमेगा लिखते हैं या फिर इसको लिखते हैं के साथ, तो के विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द प्रोजेक्शंस ऑन द सिमेट्री एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए, इसको हम 10 बार यूज करेंगे। तो ये वाली ऑर्बिट है वो के ऑर्बिट लिखी हुई है बेटा, तो ये आपके नेल्सन पार्टिकल के ऑर्बिटल होते हैं बेटा। जैसे ये देखिए G9.5 है, तो 9.5 में क्या होगा बेटा, आपके कितने पार्टिकल आने चाहिए, 2J+1, तो 9/2 कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 2 × 9/2 + 1, टोटल यहाँ पे 10 पार्टिकल आएंगे। तो 10 पार्टिकल को कम्यूटेट करने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, 5 ऑर्बिटल चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे प्रोलेट शेप है, यहाँ पे ब्लेड शेप है, यहाँ पे पॉजिटिव डेफॉर्मेशन है, यहाँ पे नेगेटिव डेफॉर्मेशन का बात यहाँ पे की गई है बेटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास 5 ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 न्यूक्लियन आएंगे, तो आपका शेल मॉडल ऐसे काम करता है। तो आपके एक्चुअल जो लेवल है जो न्यूक्लियस के है वो ऐसे आते हैं बेटा, रादर देन सिंपल प्योर लेवल्स। ये प्रोटॉन के लेवल है, एक न्यूट्रॉन के लेवल होंगे, तो थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर रहता है बेटा, और न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस, तो मैंने अभी नोट से नहीं करवाया, नोट से ना करवाने का रीजन ये है बेटा, वहां पे ओनली मैथमेटिक्स डिस्कस कर रखी है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओनली मैथमेटिक्स के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओनली साई फाई होता रहेगा वहां पे, आपको समझ नहीं आएगा। सो रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम के डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई का कैसा रहेगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइसोट्रोपी ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज यू टू स्पेसिफाई ओरिएंटेशन ऑफ क्वांटम मैनी बॉडी सिस्टम। तो अगर आपके पास डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक रोटेशनल एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्फीयर के केस में आप रोटेशनल एक्सिस डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज सारी की सारी एक्सिस, चाहे कोई भी रेडियस वेक्टर ले लीजिए, कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, सारे के सारे स्फीयर के लिए सेम रहेंगे। तो ये, लेकिन अगर डिफॉर्म्ड बॉडी आ गई, आप उसके लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन स्पेसिफाई वन ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस। The experimental proof of such deformed nuclear shape is nuclear rotation manifested into the form of rotational band structures. तो इसका प्रूफ क्या मिलता है कि न्यूक्लियस में रोटेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, कि यहाँ पे आपके पास रोटेशनल बैंड्स दिखेंगे। ठीक है, अदर देन दी शेल मॉडल स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, आपके पास रोटेशनल बैंड स्ट्रक्चर, आपके पास एक्साइटेड स्टेट दिखने लग जाएगी।
The rotational spectrum of deformed nuclei can be described in terms of quantum mechanical rotors. तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल रोटर का सहारा लेंगे. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द कोर कंट्रीब्यूशन एज एंड वैलेंस पार्टिकल. जो भी हमने डिस्कस किया कि आपके पास डिफॉर्म्ड बॉडी है, उसमें एक हम उसको उसके सेंटर में मान लेते हैं उसमें कोर होगी और उसके अराउंड वैलेंस न्यूक्लियन घूम रहे होंगे. ठीक, तो दोनों जब घूमेंगे तो उसके वैलेंस न्यूक्लियन घूमेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा, रोटेशन की वजह से कोर का एंगुलर मोमेंटम आएगा एंड उसके बाद वैलेंस न्यूक्लियन के घूमने से वैलेंस न्यूक्लियन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम जे आ जाएगा. तो दोनों को कपल कर देंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा. So since collective rotation is not possible about the symmetry axis, तो सिमेट्री एक्सिस के अराउंड आप न्यूक्लियस को नहीं घुमा सकते बिकॉज उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके न्यूक्लियस जो है सिमेट्रिक रहेगा एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन आपकी नहीं आएगी. तो उसके लिए प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर के विल टर्न आउट टू बी 0. ये थंब रूल याद रख लीजिए. अगर आपके पास सिमेट्री एक्सिस है तो सिमेट्री एक्सिस की कॉरेस्पॉन्डिंग आप रोटेट करेंगे तो आपके पास k शुड बी इक्वल टू 0 होगा. तो अब जब हम नोट्स डिस्कस करेंगे वहां पे भी आएगा. R is perpendicular to the symmetry axis. R is perpendicular to the symmetry axis. ठीक है जी. तो the valence particle contribution is the sum of total valence particle contribution is the sum of angular momentum of the individual nucleons. तो चाहे आपके पास एक न्यूक्लियन है, चाहे दो है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, सबकी कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे टेक केयर करनी पड़ेगी. तो जे में जे क्या होगा, इट इज द सम ऑफ ऑल द वैलेंस न्यूक्लियन एंगुलर मोमेंटम. तो प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन टू द सिमेट्री एक्सिस क्या रहेगा बेटा, ये आपके पास ऑलरेडी दे रखा है. जो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो प्रोजेक्शन होगी, जैसे आई है इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऑन टू द सिमेट्री एक्सिस तो कैपिटल के बनेगा, जो भी हमने बताया था. So projection of the total angular momentum onto the rotation axis. तो आपके पास दो तरह की एक्सिस हो जाएंगी, एक हो गया सिमेट्री एक्सिस, एक हो गया रोटेशन एक्सिस. सिमेट्री एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपके पास k आएगा, अगर रोटेशन एक्सिस पे प्रोजेक्ट करवाएंगे तो i ऑफ x आ जाएगा. इट इज द अलाइंड एंगुलर मोमेंटम, मतलब आपके पास कितना एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है. तो हैमिल्टोनियन यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो हैमिल्टोनियन आपके पास क्या बनेगा बेटा, एक आपके पास रोटेशन रोटर जो है जो कोर है उसकी वजह से आपका हैमिल्टोनियन होगा, एक जो वैलेंस पार्टिकल होगा, एक उसकी कपलिंग होगी. ये आपका जो पार्टिकल है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल कोर के साथ कपल्ड है या इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, वो वाला पोटेंशियल आप यहाँ पे यूज करेंगे. उसके लिए डायग्राम्स यहाँ पे बना रखी है बेटा, बुक में डायग्राम नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ से करवाना बेटर समझा. तो ये देख सकते हैं बेटा, जो पार्टिकल है, पार्टिकल इस ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम कैसा आएगा बेटा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम आएगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग. टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस पार्टिकल विल बी लाइक दिस. उसके केस में क्या आएगा, इस पार्टिकल को अगर हम सिमेट्री एक्सिस में प्रोजेक्ट कराएंगे तो उसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी ओमेगा. ठीक है बेटा. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई होल आ गया, होल का मतलब होता है जहां पे पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो उसको भी हम जैसे आपके सेमीकंडक्टर में पार्टिकल होल का कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे पार्टिकल नहीं है वहां पे हम होल भी मान के चल सकते हैं. तो जो पार्टिकल का रोल होता है सिमिलरली यहाँ पे होल भी रोल प्ले करता है. ठीक है, तो वहां पे भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आपके पास ये वाला फंडा आएगा. तो रोटेशन एक्सिस यहाँ पे डिफाइन है, ये आपकी सिमेट्री एक्सिस है. तो ये वाली ऑब्लेट शेप है बेटा, ऑब्लेट शेप के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ऐसा रिजल्ट आएगा. अगर आपके पास प्रोलेट शेप है, प्रोलेट शेप के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये ऐसा रिजल्ट आएगा. सबके पास अगर अब इन सबके सारे के सारे फॉर्मूला जो आप इंप्लीमेंट करेंगे, जो एच रोटेशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 ऑफ टाउ. टाउ यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, टाउ का मतलब होता है आपके पास के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. बिकॉज न्यूक्लियस को हम ऑलमोस्ट रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट बोला है मैंने, नॉट एग्जैक्टली. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आएगा I माइनस जे, बिकॉज टोटल एंगुलर मोमेंटम से जो वैलेंस पार्टिकल वाली कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो आपके पास रोटर ही बचेगा. सो इट इज द रोटेटर हैमिल्टोनियन. Hp is the particle Hamiltonian and V is the interaction potential between the valence nucleon and rotator. तो स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय I स्क्वायर m and k. तो यहाँ पे आपके पास 3 तरह के क्वांटम नंबर होंगे जो हम बुक की जब कॉपी वाली नोट्स है उसमें करेंगे तो I m k वहां पे लिखा रहेगा. तो वो वाला फंडा यहाँ से इवॉल्व हो जाता है
इन न्यूक्लियस के जो स्टेट ऑफ मोशन होगा वो आई स्क्वायर एम के साथ एम एंड के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये 3 क्वांटम नंबर रहेंगे। तो आई एम के वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाएगा। वहां पे क्या लिखेंगे, साई ऑफ आई एम के, वहां पे लेटेस्ट स्टेज में हम नोट्स में जाएंगे। और इवन न्यूक्लियस क्या रहेगा, वैलेंस न्यूक्लियन आर पेयर्ड फॉर द केस ऑफ इवन न्यूक्लियस, जहां पे वैलेंस न्यूक्लियन नहीं रहेंगे, सारे के सारे न्यूक्लियंस पेयर्ड हो जाएंगे, तो उस केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैलेंस न्यूक्लियन विल टर्न आउट टू बी 0 एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रह जाएगा, इट विल बी जस्ट अ रोटर। ठीक है, सो ओनली कोर बचेगी। सो फॉर दिस केस न्यूक्लियस कैन बी रिगार्डेड एज ए क्लासिकल बॉडी। अगर आपके पास ओनली रोटर बचा तो उसके केस में अब हमारे पास क्या बचा, सिंपली क्लासिकल बॉडी हो गई जो रोटेट कर रही है। द कलेक्टिव एक्साइटेशन कैन बी मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स जस्ट लाइक रोटेशन। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर आपके पास ओनली रोटर बचा तो रोटेशन के केस में आपके पास पता होता है बेटा, आपने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ा हुआ है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम के कैसा आता है, I इंटू आई प्लस वन वाला फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि रोटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपका रोटर है, कोई भी मॉलिक्यूल है, रोटेशनल बॉडी है, बॉडी अगर रोटेट करेगी तो I इंटू आई प्लस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एक्साइटेड स्टेट्स बचेगी। टॉ आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा ऑफ द बॉडी। I इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0, 2 एंड 4। So where tau is the moment of inertia for a pure rigid rotor। अगर आपके पास rigid rotor रहेगा तो उसके केस में आपके पास क्या होता है बेटा, एक पैरामीटर होता है 3.33 की रेशियो होती है। मतलब अगर आपके पास 4 प्लस एक्साइटेड स्टेट जो है यहाँ पे एंड 2 प्लस एक्साइटेड स्टेट है, उन दोनों की एनर्जी को डिवाइड किया जाए तो अगर 3.33 की रेशियो आती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बताया जाता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो रिजिड रोटर की तरह है, रिजिड बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है रादर देन सुपरफ्लूइड। तो ये कुछ रेशियोज होती हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं जहां से हमें पता चल जाता है कि न्यूक्लियस सुपरफ्लूइड की तरह एक्ट कर रहा है या लूजली बाउंड है या फिर रिजिड बॉडी है। So equation indicates that gamma spectrum for even nucleus should be uniformly spaced। तो इस केस में हमारे पास क्या है बेटा, I into I plus 1 के corresponding आपके पास जो स्पेक्ट्रम होगा वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा। लाइंस जो होंगी, जो एक्साइटेड स्टेट्स होंगी वो यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होंगी, एक के बाद एक आएगा। So deviation from the observed because of the superfluid nature of the nuclear matter। लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता, आपके पास कुछ ना कुछ जो इसके विद रिस्पेक्ट टू डेविएशन जरूर आएगी, बिकॉज जो न्यूक्लियस है वो हमेशा ही सुपरफ्लूइड स्टेट में रहता है रादर देन रिजिड बॉडी। कुछ ना कुछ आपको डेविएशन हमेशा ही देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। So आपके पास डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द कोरियोलिस इफेक्ट एंड द कोर डेफॉर्मेशन द पार्टिकल कोर कपलिंग कैन बी कैटेगराइज्ड। तो उसके केस में हम बात करते हैं कि जैसे हमने डिफॉल्ट बॉडी की बात की है, डिफॉल्ट बॉडी में आपके पास एक कोर होगी और उसके बाद हमारे पास एक होगा वैलेंस न्यूक्लियन। तो वैलेंस न्यूक्लियन जो है वो कोर के साथ कितना कपल्ड है या नहीं है, या वो लूजली बाउंड है, वहां उसके बेसिस पे हम न्यूक्लियस को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट किस पे आएगा, वैलेंस न्यूक्लियन पे, एंड द कोर डेफॉर्मेशन, कोर कितनी डिफॉर्म्ड है, द कोर पार्टिकल कपलिंग कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ए स्ट्रॉन्ग कपलिंग और डिफॉर्मेशन अलाइंड और डीकपलिंग रोटेशनल अलाइनमेंट के रिगार्डिंग हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की टर्मिनोलॉजी होगी, या तो न्यूक्लियस के क्या होगा, लूजली बाउंड होगा या टाइटली बाउंड होगा। इन दी स्ट्रॉन्ग कपलिंग लिमिट द कोरियोलिस इंटरेक्शन इज वीक, मतलब पार्टिकल बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा, लूजली बाउंड नहीं रहेगा, इट विल बी अटैच्ड टू द कोर। An intrinsic angular nuclear structure remains unaffected due to the collective rotation of the core। तो आपके पास जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर ही बिहेव करेगी। So therefore perturbation of the odd nucleus is much smaller as compared to कपलिंग टू दी डिफॉर्मेशन। तो इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोरियोलिस इफेक्ट ज्यादा नहीं है तो इस केस में आपके पास परटर्बेशन ज्यादा बहुत कम आएगी, तो आपके पास ओनली रोटर का बिहेवियर ज्यादातर दिखेगा। So in the strong coupling limit, K is a good quantum number. So projection of the symmetry axis जो होगा वो good quantum number रह जाएगा, and the excited states are observed to be corrected by delta is equal to 1 transitions। और आपके पास क्या दिखेगा, डाइपोल ट्रांजिशन दिख रहेगी जिसको हम बोलते हैं M1 ट्रांजिशन। डेल्टा इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन दिख रहेगी आपको, M1 मैग्नेटिक ट्रांजिशन दिख रहेगी।
It is observed for nuclei with large deformation and at low spin states for the nuclei in nucleon in orbitals with small angular momentum। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो रोटेशनल लाइन कपलिंग जो होगी इट इज फेवर्ड फॉर हाई स्पिन स्टेट्स। तो रोटेशन में कहां पे आएगा, जहां पे आपके पास ज्यादा एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी एंड डिफॉर्मेशन स्मॉल रहेगी। जहां पे डिफॉर्मेशन ज्यादा है उस केस में पार्टिकल आपके साथ कोर के साथ चिपका रहेगा, लेकिन जहां पे डिफॉर्मेशन कम है वहां पे आपके पास जो न्यूक्लियर है वो ज्यादा इधर उधर घूमने की फ्रीडम मिलेगी उसको। तो फॉर दिस कपलिंग स्कीम कॉरियोलिस इंटरेक्शन इज स्ट्रांग व्हिच रिजल्ट इन डीकपलिंग ऑफ द ऑड पार्टिकल फ्रॉम द डिफॉर्मेशन एक्सिस। मतलब पार्टिकल मोस्टली डीकपल्ड एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली ही घूमने की कोशिश करेगा। तो ऑड पार्टिकल इज अलाइंड अराउंड द रोटेशनल एक्सिस। पार्टिकल एक्सिस रोटेट करने के लिए ज्यादा फ्रीडम होगी तो रोटेशनल एक्सिस के अराउंड ही घूमेगा एंड प्रोसेसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द कोर। तो आपके पास क्या आएगा, वो कोर से इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा। तो ऐसे पैरामीटर आपके पास यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे बेटा। तो इसके बाद हम चलते हैं आपके जो नोट्स है, नोट्स के ऊपर। पहले नोट्स पर जाने से पहले मुझे ये वाला डिस्कस करना जरूरी था, अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा। ये वाला हो गया। हाँ जी, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला हाँ जी बेटा, आई होप ऑन द स्क्रीन क्लियर होगा। सो कलेक्टिव न्यूक्लियर मॉडल के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, so main limitation of the shell model was the finite value of the quadrupole movement exhibited by the certain nuclei। तो हम वहीं से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले वो वाला पार्ट बताना जरूरी था। यहाँ पे वो पिक्चर्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सो कलेक्टिव मॉडल की बात करते हैं। जो शेल मॉडल था, शेल मॉडल में आप स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल की बात करते थे, वहां पे डिफॉर्मेशन आपने टेक केयर नहीं की थी। तो इसी वजह से वहां पे जो क्वाड्रुपल मूवमेंट आ रही थी सर्टेन न्यूक्लियाई, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। The collective model is useful in explaining large value of quadrupole movement in odd a nucleus। तो जहां पे भी आपके पास डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, हर जगह आपके पास ये वाला फैक्टर जो है कलेक्टिव मॉडल वाला वो यूजफुल रहेगा एंड कलेक्टिव मॉडल विल बी यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। So in this model, atomic nucleus is considered to consist of a core and extra loose particles with the core being treated as a liquid drop। तो आपके पास core होगी और उसके पास loose particle होंगे। The nucleus is assumed to be deformed so that they have permanent non-spherical shape due to the polarization action of the one or more loosely bound nucleons on the remaining nuclei। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास polarization exist करेगी और non-spherical shape हो जाएगी। The collective mode of the nucleus is more evident from the experimental data of the even nuclei। तो collective mode even nucleus में आपके पास ज्यादा prevalent हो जाता है। So this data indicate that such nuclei have ground state 0+। तो even nucleus में thumb rule याद रखिए, आपके पास ground state क्या होगी, 0+ हो जाएगी। और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रोटेशनल स्पेक्ट्रम के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर डिफॉर्म्ड होगी तो i/i+1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रहेगी दैट विल बी 2+। तो हायर एक्साइटेड स्टेट से जब लोअर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होगी तो गामा रे जब एमिट होगी, ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत है, इसमें देखना पड़ेगा। इट्स हियर इट शुड बी 2+ से लेके 0+ तक होनी चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना। So gamma ray emitted from the transition 2+ से लेके 0+ तक is of the electrical quadrupole movement। तो 2 units of angular momentum change है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पैरिटी भी पॉजिटिव है, चेंज नहीं है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो ट्रांजिशन आएगी E2 आएगी एंड दिस ऑब्जर्वेशन क्लियरली इंडिकेट्स द फाइनाइट Q वैल्यू एसोसिएटेड विद द सच न्यूक्लियाई। तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल बैंड्स एग्जिस्ट करेंगे। So these observations clearly indicate that nucleus rotates with certain angular frequency omega as well as there are vibrations of surface nucleus। तो आपके पास रोटेशन भी होगी और उसकी corresponding वाइब्रेशन भी होगी।
तो न्यूक्लियर रोटेशनल मोशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा, काफी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो रोटेशनल मोशन में क्या है, कंसिडर कलेक्टिव रोटेशन ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग एक्सियल सिमेट्री। तो आपके पास सिमेट्री जो है एक्सियल एग्जिस्ट कर रही है, द रोटेशन ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एक्सियल सिमेट्रिक न्यूक्लियस आर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड हियर। तो सिमेट्रिक रोटेशन रोटर कौन सा होगा, जिसमें आपके पास दो एंगुलर मोमेंटम टाउ 1 एंड टाउ 2, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द फर्स्ट एक्सिस, जो 1 है 2 है या 3 लिखा हुआ है, ये बॉडी फिक्स्ड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द फर्स्ट एक्सिस इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेकंड एक्सिस, लेकिन वो थर्ड एक्सिस के बराबर नहीं होगा, मतलब उसकी दो एक्सिस जो होंगी उसके कंपैरेटिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, लेकिन थर्ड एक्सिस नहीं होगी। लेकिन अगर असिमेट्रिक रोटेशन जो है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के रिगार्डिंग बराबर नहीं होगा, उसमें आपके पास सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो असिमेट्रिक टॉप जैसे हो गया, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं बेटा, ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा को हमने के साथ रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास एक कोर दे रखी है, इसके साथ एक आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बैलेंस न्यूक्लियस दे रखा है, J प्लस R लिखेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम I जहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। जो 1 2 3 लिखा हुआ है बेटा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, वो आपकी बॉडी फिक्स्ड फ्रेम है, XYZ आपका लेबोरेटरी फ्रेम है। So the nuclear system has two sets of orthogonal coordinates I, body fixed reference frame, जो फर्स्ट वन है आपके पास दो फ्रेम्स रहेंगे, वन विल बी बॉडी फिक्स्ड फ्रेम, सेकंड वन विल बी लेबोरेटरी फिक्स्ड फ्रेम, दैट इज XYZ। तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। So tau 3 आपके पास moment of inertia about the third axis and tau be the moment of inertia about the any axis perpendicular to that, it may be tau 1, it may be tau 2, ठीक है। Therefore the total Hamiltonian in terms of the angular momentum components I1, I2 and I3 along the body axis will be given by, तो मैंने पहले ही बता दिया, I स्क्वायर को आप I into I plus 1 के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं लिखी हुई है। So h cross square by 2 tau into I plus 1 के साथ भी रिप्लेस कर सकते थे। So I स्क्वायर को आप जनरलाइज करके I into I plus 1 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। सो आपका हैमिल्टोनियन क्या आएगा, h क्रॉस स्क्वायर बाय 2 टाउ इनटू i स्क्वायर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज किया हुआ है। आपके पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसके पास आपके यहाँ पे आपके पास आएगा i इक्वल टू 1 के लिए टाउ 1 एंड i1, यहाँ पे उसके बाद टाउ 2 i2 एंड टाउ 3 i3 के रिगार्डिंग आएगा। इसको आप ओपन अप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आपने थर्ड एक्सिस को सिमेट्री एक्सिस चूज किया है, इसके लिए इसीलिए इसको आपने सेपरेट आउट लिख दिया। थर्ड एक्सिस हमने डिफाइन कर दी, उसके रिगार्डिंग आपके पास टोटल में से थर्ड माइनस कर देंगे तो आपके पास 1 एंड 2 की कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो 1 एंड 2 के लिखने की बजाय हमने इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया है, सिंगल वेरिएबल। सो सिमेट्रिक टॉप के केस में क्या रहेगा बेटा, टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ के रिगार्डिंग हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। So the nuclear wave function for such nucleus जहाँ पे सिमेट्रिक टॉप रहेगा आर डी फंक्शंस, दो डी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग आपका न्यूक्लियर वेव फंक्शन हम लिख सकते हैं। तो ये प्योर मैथमेटिक्स है बेटा, इसमें ऐसा चीज हमें जाना पड़ेगा। So D functions transform the spherical harmonics under the rotation through थीटा फाई एंड साई इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपके पास क्या होगा, आपको पता है बेटा, जब आपका न्यूक्लियस रोटेट करेगा तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा, आपके पास डी मैट्रिसेस आएंगी जब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट होगा बाय यूजिंग बाय अ एंगल थीटा फाई एंड साई। उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो जब भी आपका सिस्टम रोटेट करेगा डिफरेंट एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू, तो आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो शिफ्ट करेगा, उसके रिगार्डिंग हम वहां पे स्फेरिकल हार्मोनिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो रोटेशन ऑफ द न्यूक्लियस अबाउट द जेड एक्सिस बाय एन एंगल थीटा फॉलोड बाय फाई फॉलोड बाय साई। तो यहाँ पे आइलर एंगल के साथ न्यूक्लियस को रोटेट करने की बात कही गई है। तो आप कैसे लिखेंगे अपने वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले स्फेरिकल हार्मोनिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। स्फेरिकल हार्मोनिक्स को डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे डी मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये रिग्रेस मैथमेटिक्स है, आपको याद रखने पड़ेगा बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास ओमेगा प्राइम आर द इनिशियल एंड फाइनल पोलर एंगल्स एंड डी मैट्रिसेस आर द रोटेशनल डी मैट्रिसेस। जो अभी मैंने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट डे पे सेकंड यूनिट में, वो डी मैट्रिसेस वाला कांसेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो जब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जाएंगे तो डी मैट्रिसेस ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद रोटेशनल डी मैट्रिसेस आर आल्सो सैटिस्फाई दीज
एंगुलर मोमेंटम रिलेशंस, तो आई स्क्वायर अगर आपके पास ऑपरेट करेगा टी मैट्रिक्स के ऊपर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई इंटू आई प्लस वन आ जाएगा। आई जेड जो है बेटा वो आपके पास एम आ जाएगा, एम के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा, मैग्नेटिक आ जाएगा क्वांटम नंबर, एंड आई थ्री जो है वो के क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग आपके पास दे देगा। ये प्रोजेक्शन, इसको प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, कैपिटल के। So then the normalized wave function for such a nucleus, सिमेट्रिक केस में आपके पास क्या आ जाएगा, साई एम के एन टू आई। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके पास जो वेव फंक्शन आएगा इस केस में आई एम एंड के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको लिखने का क्या तरीका है, 2i + 1 डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 1/2 डी एम के आई थीटा फाई एंड साई के रिगार्डिंग आप वेव फंक्शन को लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशन। एंड दी आइगन वैल्यूज कैसे लिखेंगे, आइगन वैल्यूज वैसे ही जैसे हमने हैमिल्टोनियन लिखा था बेटा, h क्रॉस स्क्वायर बाय 2 टाउ, एंड उसके रिगार्डिंग आपके पास आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर लिखा था बेटा, उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर आ जाएगा, आई इंटू आई प्लस वन आ जाएगा, एंड वहां पे जो आई थ्री लिखा हुआ था, आई थ्री के रिगार्डिंग के स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये अभी फिलहाल की घड़ी हम यहाँ पे रखते हैं बेटा, फिर बाकी बात जो है नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए।